अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूर्वांचल की लड़ाई अब अंतिम द्वार तक पहुंच चुकी है। परसों यानी 1 तारीख को ये 13 सीटों पर मतदान के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश का मूड क्या है और इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ। बहनों भाइयों, लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से इस बार का चुनाव लड़ा गया है वो असामान्य है, असाधारण है और बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में लड़ा गया है। और इस बार मुद्दों का चुनाव रहा है, इसलिए कोई ये नहीं कह पाएगा कि ध्रुवीकरण हुआ या धर्म चला या फिर सांप्रदायिकता चली। इस बार ठोस धरातल पर और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया है, जिसमें जातियां भी चली, संविधान भी चला, मुद्दे भी चले, महंगाई भी रही, बेरोजगारी भी रही, सरकार के अचीवमेंट भी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्रेडिबल फेस जो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बहुत बूस्टअप दे रहा है। आज चर्चा इस विषय पर करेंगे कि 80 सीटों पर क्या माहौल है और इन 13 सीटों के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सरकार उत्तर प्रदेश से बनेगी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, ये एक शाश्वत सच है और इस बार भी ये सच होने जा रहा है। देश में किसी ने भी मजबूत सरकार अगर कभी भी बनाई है तो उसका क्रेडिट उत्तर प्रदेश को गया है। कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक अभेद्य किला हुआ करता था। बाद में मंडल और मंडल के राजनीति के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ी राजनीतिक हैसियत अख्तियार की। लेकिन वक्त के साथ बहुत चीजें बदली और फिर जो सपा बसपा का चरमोत्कर्ष था उसके बाद उस पोजीशन को हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। 14 में उन्हें कोई नहीं हरा पाया, 19 में उन्हें कोई हराने में छींके आ गई और अब 24 का चुनाव सामने है। इसमें असेंबली इलेक्शंस का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। और बहनों भाइयों, ये तीसरा चुनाव है जो बड़ी टफ बैटल लड़ी गई है। लेकिन ये 14 और 19 की तरह का चुनाव नहीं है। 24 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। 24 का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 24 का चुनाव विपक्ष के मुद्दों के आधार पर है। 24 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेडिबल फेस, उनके अचीवमेंट्स और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की क्षमता पर है। लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों ने बहुत फोकस होकर चुनाव लड़ा है। तो इस बार कोई नहीं कह सकता कि चुनाव को इन्होंने गुमराह कर दिया या उन्होंने गुमराह कर दिया। हाँ, कुछ प्रोपोगेंडा भी चले हैं, कुछ झूठ भी चला है और कुछ एजेंडा भी चला है। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हमेशा नैतिकता के और सच्चाई के आधार पर चलते हो। चुनाव में ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में जो उनका कॉन्फिडेंस है, जब सोशल मीडिया, तमाम विशेषज्ञ कह रहे हो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उसका किला दरक रहा है, लेकिन बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो भरपूर है। उसका कारण क्या है? बीजेपी का ऐसा मानना है कि उनकी टैली में बहुत कुछ नुकसान है नहीं बल्कि प्लस होगा। लेकिन जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जो करंट मूड जनता का देख रहे हैं, जो रैलियों में आ रहे भीड़ को देख रहे हैं, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्राउंड पर कौन से मुद्दे चल रहे हैं बहनों भाइयों? कौन से वो मसले हैं जो ज्यादा चले और कौन से मसले हैं जो नहीं चले? तो पहले बताते क्या नहीं चला। इस बार धर्म, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद ये बहुत कम चले। ऐसा नहीं कि नहीं चले, चले लेकिन बहुत कम चले। ऐसा चले कि जिनसे चीजें बहुत प्रभावित नहीं होंगी। अब की जनता डिमांडिंग हो गई है इस बार की। वो रोजगार की बात करती है, वो महंगाई की बात करती है, वो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करती है जो वोट लेकर तो गए लेकिन फिर वो काम पलट कर आए नहीं, काम नहीं किया। अब लोग विकास, रोजगार और महंगाई की भी बात कर रहे हैं। विपक्ष ने इस बार जातीय गोलबंदी जबरदस्त की। मैंने कल की डिबेट में भी उसका जिक्र किया था कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव शेड्यूल्ड कास्ट, इनके वोटों में बीजेपी से काफी बंटवारा कराने में अपोजिशन कामयाब रहा। जीत हार एक अलग विषय है, कोई कम मार्जिन से जीते, कोई ज्यादा जीते। हालांकि लोकतंत्र में सीटों का ही महत्व है, लेकिन बहनों भाई इस बार के वोटिंग परसेंटेज जब परिणामों में सामने आएंगे तो उससे कई भ्रम भी दूर होंगे। और अब जो विशेष फोकस इस बार की राजनीति का है, और इस बार किसी का भी पॉलिटिकल कैंपेन देख लें आप पार्टीज का,
या फिर उनके सीटों के बंटवारे के तरीके या फिर मुद्दे। इस बार ओबीसी ड्रिवन पॉलिटिक्स है। अपर कास्ट अब पर्दे से धीरे धीरे रिलीवेंसी से बाहर हो रहा है रेलिवेंट, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके 17-18% के वोट शेयर हैं, रेलिवेंसी है, लेकिन डोमिनेशन उनका कम हुआ है। और डोमिनेशन में कौन आए हैं? ओबीसी कैटेगरी आई। गैर यादव ओबीसी ज्यादा। गैर यादव में कौन है? पटेल हैं, यानी कुर्मी है, मौर्य कुशवाहा हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, प्रजापति हैं। ये लोग आगे बढ़कर आए। गुर्जर कम्युनिटी है, ये लोग आगे बढ़कर आए। और इस बार इनका मूड क्या है? अगर इनका वोटिंग पैटर्न में कोई शिफ्टिंग है बीजेपी से हटकर गठबंधन की तरफ, या गठबंधन पे नहीं गए, बीजेपी के साथ ही रहे, बहनों भाई इसी पर सारा फोकस होगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत बड़ी है। मोर देन 50% का वोट शेयर इनका है। तो अगर ये कम्युनिटी कहीं मूव कर गई किसी एक की तरफ, बीजेपी की तरफ या अलायंस की तरफ, असली रहस्य वहीं छिपा हुआ है। अगर ये डिकोड हो जाए कि गैर यादव ओबीसी किसे वोट कर रहे हैं और गैर जाटव शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ वोट कर रहा है और लायन शेयर कौन ले रहा है, बहनों भाइयों जीत का फार्मूला बस इन दो बात पे छिपा हुआ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये डिकोड हो जाए। एक मिस्ट्री और है, वो मिस्ट्री है महिलाओं की। अब इस पर दो बातें हैं। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, नौकरी पेशा तबका और छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स और रोजगार करने वाले लोग। आई एम नॉट श्योर कि इनमें कौन सा मत सही है, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका निर्णय आप करें। इसमें दो मत हैं कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर वोट कर रहा है, महिलाओं का। मर्दों का वोटिंग पैटर्न जो है वो महिलाओं का नहीं है। ये एक पहली बात सामने आई। लेकिन अब जब आप सेंट्रल यूपी से ईस्टर्न यूपी की तरफ चलेंगे तो महिलाओं का वोटिंग पैटर्न वही है जो मर्दों का है। इधर भी है, पश्चिम में वो पैटर्न नहीं था, रोहिलखंड में भी वो पैटर्न नहीं था, लेकिन वो पैटर्न आपको दिखेगा ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में। तो क्या इतनी सीटें हैं कि उस सीटों पर महिलाओं के मतदान का जो पैटर्न है, जो वोटिंग बिहेवियर है, वो क्या कहता है? सामान्य तौर पर किसी भी विश्लेषण में, किसी भी एग्जिट पोल में, किसी भी सर्वे में मर्दों की राय को ही राय माना जाता है। तो ये जमाना बीत गया कि जो मर्द करते हैं वो उनके अपनी घर की औरतों से करा देते हैं। है ऐसा, रूरल एरिया में होता है, बट लेकिन एक बड़ी तादाद उन महिलाओं की है जिनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोच है। उन्हें पता है कि वो किसे वोट दे के आई और नहीं बताएंगी तो कोई जान भी नहीं सकता। तो उनका अपना एक अलग पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है। अगर वो मूव करती हैं बीजेपी की तरफ तो बीजेपी की टैली में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न वही है जो मर्दों का है तो बीजेपी के लिए भारी मुश्किल। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। 400 पार की बात जब होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों में चुनाव ही नहीं लड़ रहे, उस प्रकार की लड़ने की क्षमता भी नहीं। तब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन कहती है कि कन्हैया लाल मित्तल तो पहले ही कह चुके हैं। और कन्हैया लाल ने पहले ही क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको। पहले मैं सोचता था काशी में लड़ाई है, क्यूटो में, लेकिन जब से मैंने देखा है और काशी के लोगों ने क्यूटो के नाम से जो धोखा खाया है, क्यूटो तो बनी नहीं। तो इस बार मुझे लगता है क्यूटो भी हारने वाले हैं प्रधान सांसद जी। इस बार शहजादे शह देंगे और जनता इन्हें मात देने जा रही है।